नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो JCRT या जैक के किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका PDF, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और JCRT टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स PDF देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1 2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए आपको बता देते हैं ये जो द्विसदनीय विधानमंडल जो होता है ये आपका एग्जाम में आया हुआ था। ये जेटेट में भी आया हुआ था 2013 में भी और 2016 में भी दोनों बार आया हुआ है। और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा की यदि बात करते हैं तो हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता ही आता है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल आपको बताना है, 5, 6, 7 या 8। देखिए इसके पहले तो 7 था लेकिन वर्तमान में जो है 6 हो गया है। ठीक है, वो कौन कौन है उसका अभी नाम भी हम आपको सारा कुछ नीचे बता देंगे। उसका ट्रिक भी बना हुआ है, बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको नीचे नोट्स तुरंत मिल जाएगा। झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है, ये प्रश्न भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, JSSC में ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है और जेटेट में भी 1 बार आया हुआ है। ठीक है, और अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है, 1 सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए झारखंड में जो है आपका 1 सदनीय व्यवस्था है। झारखंड में 1 सदनीय व्यवस्था है, आप जान रहे हैं। चलिए देखिए द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है इसको देख लीजिएगा, इस ट्रिक को, इस नोट्स को देख लीजिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है इसका पूरा यहाँ पर ट्रिक देखिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था यानी जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, यानी जिस राज्य में आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है भारत का वह जो राज्य है आपको द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वो बताना है। तो यहाँ पर कितना है, केवल 6 राज्य हैं, इससे पहले 7 राज्य थे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ। तो लिखा हुआ है तू भी मजा कर, तू भी
मजा कर, ठीक है, इतना से याद रखिएगा। तू का मतलब है देखिए, टी का मतलब तेलंगाना, यू का मतलब है देखिए उत्तर प्रदेश, बी का मतलब है बिहार, एम का मतलब है महाराष्ट्र, जे का मतलब है जम्मू कश्मीर, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश और कर का मतलब है देखिए कर्नाटक, ठीक है। जम्मू कश्मीर से हाल फिलहाल जो है वो अभी अभी जो है यहाँ पर हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर से ये जो है द्विसदनीय व्यवस्था हटा दिया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। इसलिए अब कितना बचा, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 गो राज्यों में बचा। इसके पहले 7 था, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। क्लियर हो गया। तो तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, जे से जम्मू कश्मीर जिसको हटा दिया गया, आंध्र प्रदेश और कर से यहाँ पर कर्नाटक। तो अब अगर अच्छा से याद करते हैं तो क्या करना होगा, तू भी बीए कर, तू भी एमए कर, तू भी एमए कर, ये आ जाएगा। कहाँ कहाँ, तू भी एमए कर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आपको जैसे लगता है ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न छपना बिल्कुल फिक्स है कि इसमें से किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन है। विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, दोनों रहेंगे। तो तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सभी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे टू बी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। बस विधानसभा विधान परिषद वाले जैसे ही आ जाए बस इसको याद कर लीजिएगा। देखिए नीचे ट्रिक भी दे दिए हैं, तू भी मजा कर, जे को केवल हटा दिया गया है, तो बच गए 1 2 3 4 5 और एक कर से कर्नाटक 6। क्लियर हो गया होगा। चलिए, द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन से हैं, द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन से हैं, तो याद कर लीजिए, तू भी, अब मजा कर करना है तो ठीक है ना, तो एमए कर, तू भी एमए कर। तेलंगाना है, इसमें तेलंगाना कहीं ऑप्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश कहीं ऑप्शन नहीं है। बी का मतलब बिहार है, इसमें बिहार कहीं नहीं है। मजा कर, एम का मतलब महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र कहीं नहीं है। एम ए से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कहीं नहीं है। कर से है कर्नाटक, तो इसमें कर्नाटक आया, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये प्रश्न आपको बता देते हैं, ये प्रश्न अभी तक 1001 बार पूछ दिया गया है, 1 2 बार की बात मत कीजिएगा। बहुत ही MBBI प्रश्न है, हो सके कि आपका एग्जाम में अबर बार भी आ जाए, तो आप सभी अवश्य देख करके तैयार रहिएगा ना। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यूपी टेट, MP टेट, CG टेट, बिहार टेट सब जगह ये पूछा गया है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वो देखिए होता है आपका राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए आपको बताना है, ठीक है। 35 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष। देखिए आपको बता देते हैं, ये जो नागरिक शास्त्र है, ये जो राजनीति शास्त्र है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक, पंचायत, ये सब सभी का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आप लोग सभी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको हर बार निकल करके आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड किया है कि जो JCERT के किताब में दिया गया है, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा बहुत सा क्वेश्चन बनेगा जिसका कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको सब क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ यहाँ JCERT को फोकस पहले करना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके पास बहुत सारा अतिरिक्त टाइम है तो आप इसी से रिलेटेड सारे प्रश्नों को अपने से भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा, देखिए परीक्षा होता है, किसी का कहा नहीं जा सकता है, फिर भी JCERT ऑथेंटिक चीज़ है, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, ठीक है। राज्यपाल के लिए कितना है, 35 वर्ष है। क्लियर, 35 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है, राज्यपाल अगर किसी राज्य में नियुक्त किए जा रहे हैं तो उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होगी, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष, कितने वर्षों के लिए होगी, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी वो आपको 5 वर्षों के लिए होगी, और यह यूपी में, MP में, CG में और पंजाब में चारों जगह ये प्रश्न पूछा गया है। आपका भी प्रश्न यह महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं, ठीक है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से
राज्यपाल की नियुक्ति विभिन्न राज्यों में की जाती है और वह कितने हैं, तो 5 वर्षों के लिए की जाती है। इनकी उम्र सीमा कितनी है, 35 वर्ष है। सभी चीज़ याद रखिएगा, राज्यपाल यहाँ से निकल करके आपका आता है, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। राज्यपाल जिस राज्य में है वहाँ जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसका कुलाधिपति कौन होता है, कुलाधिपति कौन होता है आपसे पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। तो अपने राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो होता है वो देखिए आपका होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल ही होता है अपने विश्वविद्यालय का कुलाधिपति। ये प्रश्न बिहार टेट में पूछा गया था और यहाँ पर सीजी टेट में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्यों में होता है, केंद्र शासित राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं उनमें कौन कौन होते हैं आपको पता होगा, तो उसमें उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। ये प्रश्न जो है आपका सीजी टेट में 2 बार पूछा गया था, ठीक है, सीजी टेट में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए, विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए। ये प्रश्न आपका जेटेट में भी आया हुआ है और यही प्रश्न आपका सीजी टेट में आया हुआ है और यही प्रश्न आपका बिहार टेट में आया हुआ है। 3 जगह प्रश्न पूछा गया है। तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव, 4/5 बहुमत से प्रस्ताव, 5/6 बहुमत से प्रस्ताव या कोई नहीं, ठीक है। तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए कितना पास होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पास होता है तो वहाँ पर विधान परिषद हो जाता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, ठीक है। तो विधानसभा का उम्र होने के लिए उसकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपको 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष होता है। कितना होता है आपका, 6 वर्ष होता है। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है, एमएलसी का फुल फॉर्म होता है, यही प्रश्न देखिए आया हुआ था, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉर्पोरेट क्या होता है, तो एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है एमएलसी का फुल फॉर्म। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे, इसको विधान परिषद का सदस्य भी हम लोग कहते हैं, विधान परिषद सदस्य, ठीक है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, ये प्रश्न आपका झारखंड टेट में भी पूछा गया है। तो देखिए जेसीईआरटी से निचोड़ पूछता है। अब अगला बार इस बार क्या होता है नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये तब भी कंफर्म रहिए कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना, वहाँ अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से इस चैनल से यदि आप जुड़ करके सिर्फ 500 रुपये में भी आप जेसीईआरटी देख के जाते हैं तो उस चैनल से आपको बताते हैं 10 प्रश्न यहाँ से हैंड टू हैंड लिखा हुआ अवश्य अधिक भिड़ेगा, इससे कम नहीं होगा, आपको दावा के साथ हम बताते हैं, ठीक है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा। जरूर तैयारी करने के लिए अभी कॉल कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 9631054226 पर अभी संपर्क कीजिए और सारा नोट्स पीडीएफ और यहाँ से क्लासेज प्रैक्टिस सेट करना शुरुआत कीजिए, ठीक है। विधायक होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही MBBI प्रश्न है, आपको बता देते हैं, 1001 बार आया है एग्जाम में और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा कब होता है, 8 मार्च, 9 मार्च, 20 मार्च या कोई नहीं, कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है आपको पूछा है, ठीक है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर याद कर लीजिएगा, साक्षरता दर को कैसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक ट्रिक है, इसको आप देख लीजिए, ठीक। किस तरह से लिखिएगा, देखिए 5 6 ये हो गया 6 7 और ये हो गया 7 8, कोई दिक्कत लिखने में नहीं है आपको ना, लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे और फिर से देख लीजिए, इसको लिखेंगे 5 6, फिर लिखेंगे 6 7, फिर लिखेंगे 7 8। क्या हो रहा है ये, तो ये हम आपको साक्षरता दर बता रहे हैं। एक हो गया ऊपर वाला महिला साक्षरता दर, ऊपर महिला हो गया,
और नीचे पुरुष हो गया, नीचे क्या हो गया पुरुष, ऊपर महिला नीचे पुरुष, ठीक है। और यहाँ पर जो है जनगणना अनुसार ये हो गया साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर, ठीक है, ये साक्षरता दर हो गया। तो अब देखिए पूछेगा महिला साक्षरता दर कितना है, तो आपको बताना है 56%। कुल साक्षरता दर कितना है, तो 67%। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 78%। क्लियर हो गया ना। एक बार फिर से देख लीजिए पहाड़ा कैसे है, 5 6 6 7 7 8, ऊपर है महिला साक्षरता दर, नीचे है पुरुष साक्षरता दर, और बीच में औसत या कुल साक्षरता दर, यही हो गया, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्न आया हुआ है, आपका एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। जेएसएससी में ये प्रश्न अब तक 3 बार पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में, तो ये आपका भी झारखंड एग्जाम है, ये मिल जाएगा। देखिए रीजन यही होता है कि जब आप जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ के जाते हैं ना, तो आपको झारखंड भी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इंक्लूड है, तो आपको झारखंड अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और झारखंड तो यहाँ से आना ही फिक्स है, 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आपको झारखंड से होंगे ही होंगे, ठीक है। देखिए झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है। झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, तो साक्षरता दर के लिए बना लीजिए 5 6 6 7 7 8, तो ऊपर महिला है तो साक्षरता दर कितना हो गया 56%। 56% किस में है, ए में, राइट आंसर इसका ए हो गया। कहाँ आया, तो यहाँ पर झारखंड के जो एग्जाम हुए इसमें ये प्रश्न आपको 2 बार झारखंड जेएसएससी एग्जाम में पूछा गया आपका, ठीक है। तो आपका भी हो सकता है, आप सभी देख लीजिएगा। अगला है 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 56, 67, 78 या 89 क्या है, ठीक है। हम यहाँ पर चलेंगे 5 6 6 7 7 8, ये महिला हो गई, ये कुल साक्षरता दर, ये पुरुष हो गया। तो पुरुष का कितना है 78%, 78% किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला आप देख लीजिएगा। इसमें अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड में लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड में लिंगानुपात कितना है आपको बताना है, ठीक है। ये जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, आपका जेटेट का आया हुआ प्रश्न है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में, ठीक है। 947 है, 950 है, 996 है या 830 है। जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड का जो लिंगा अनुपात है, देखिए 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है, 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो अभी झारखंड में जो देखा गया है 1000 पुरुष पर 947 महिला आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिंगानुपात कहा जाएगा 947 कहा जाएगा, ठीक है, 947 कहा जाएगा। 947 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन है, याद रखिएगा प्रश्न आया हुआ है, बहुत जगह आ रहा है, ठीक ना। 1011, 1098, 1099 या 1100 क्या है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो बनाया गया है वो है 1098, 1098 जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है बच्चों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के लिए। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो पुलिस जो सहायता प्रदान करती है, अगर आप कहीं दुर्गम क्षेत्र में हैं और आपको जो है यहाँ पर किसी तरह का जरूरी पड़ गया सेवा का, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उस समय आपके पास कोई साधन नहीं है, ठीक है। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना होता है, 100 होता है। कितना डायल करते हैं पुलिस के लिए हम लोग, 100 डायल करते हैं। 100 डायल करने के बाद वो पुलिस प्रशासन के पास चला जाता है, ठीक है। अगला है एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। 100 क्या दिया है, 100 001 108 या 102, ठीक है। तो एम्बुलेंस के लिए किस पर फ़ोन किया जाता है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 108 है, क्या है 108 है, ये एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर होता है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा था और सीजी टेट में पूछा था, ठीक है, हो सके कि आपका भी आ जाए। वीवीपैट का फुल फॉर्म है, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, आया तो नहीं है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर ऑनलाइनर के जैसा लिख दिया है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, वोटर वेरिफिएबल
पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, याद रखिएगा वीवीपैट का फुल फॉर्म। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सर्वप्रथम वीवीपैट का इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया? सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किस राज्य के चुनाव में किया गया? नागालैंड में, केरल में, तमिलनाडु में या कहीं नहीं? तो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वीवीपैट का वो आपको नागालैंड में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? नागालैंड में किया गया। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया। कहाँ किया गया? कब किया गया? 2013 में। पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा? पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा? 2004, 2019, 2029, 2024। ठीक है, तो इसको देखिएगा पूरे भारत में जो है यहाँ पर चुनाव आपको वीवीपैट का इस्तेमाल 2019। ठीक है, 2019। देखिए यहाँ पर आंसर का जो लग गया है ए है, ये गलत लग गया है। ठीक है, आप सभी इसको सुधार लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ए किया गया है, ये गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2019 ईस्वी से किया गया है। ठीक है, 2019 ईस्वी से। तो जिनके पास पीडीएफ गया है वो जरूर करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग ना। 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1902, 1903, 1906 या कोई नहीं? ये भी झारखंड टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, झारखंड टेट का ये पूछा गया प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? और यूपी टेट में आया है और बिहार टेट में आया है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो 1906 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1924, 1939, 1935 या 1906? ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है वो आपका 1939 ईस्वी में किया गया। देखिए प्रश्न केवल वही पढ़िए जो परीक्षा में छप रहा है। परीक्षा में छप रहा है JCERT का, देखिए प्रश्न, और उससे ज़्यादा हम आपको दे ही नहीं रहे। पहले पूरे JCERT का आपको चैप्टर बाय चैप्टर PDF और चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर वीडियो सारा कुछ दे रहे हैं। वहाँ से देखने के बाद आपका जब प्रैक्टिस सेट शुरू होगा तो उसमें और भी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र हम आपको करवाएंगे। तो आप सभी यहाँ से जरूर क्लासेज को ज्वाइन करेंगे। बहुत ही सस्ते दामों पर आपको अभी ज्वाइन करवाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको देना है 500 रुपये, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? उसमें आपको यहाँ पर PDF मिलेगा, उसके बाद उसका क्लास भी मिलेगा, वीडियो भी आपको चला जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसके बाद आपको बात करने की सुविधा, तीसरा सारे राज्यों का हल प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मात्र इतना ही में हो रहा है। तो आप अभी भी वीडियो देखने के बाद तुरंत क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 1939 इसमें किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार बार देखा गया है इस प्रश्न को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है। मतदाता दिवस आया हुआ एग्जाम है, यूपी टेट का आया हुआ एग्जाम है, बिहार टेट का आया हुआ एग्जाम है। ये मतदाता दिवस हाल फिलहाल जो लागू किया गया है, तो ये मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है आपको बताना है। किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी? कब मनाया जाता है मतदाता दिवस? याद रखिएगा 26 जनवरी के पहले, एकदम याद रखिएगा 26 जनवरी के पहले कितना होगा? 25 जनवरी। तो 26 जनवरी के पहले 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न ये बहुत बार पूछ दिया गया है, आपको याद रखिएगा 1001 बार प्रश्न आया हुआ है। राजतंत्र शासन का अर्थ है, राजतंत्र शासन का अर्थ क्या होता है बताना है। राजतंत्र शासन का अर्थ क्या है? जनता का शासन, राजा का शासन, प्रजा का शासन या सेना का शासन? किसका होता है? ये आपका बिहार टेट में भी एक बार आ गया है और CG टेट में भी एक बार आया, यूपी टेट में भी एक बार आया और आपका यू टेट में एक बार आया और CG टेट में एक बार आया, हरियाणा टेट में एक बार आया। तो देखिए प्रश्न इसी तरह के JCERT प्रश्न कहाँ से निकल के आ रहे हैं JTET परीक्षा में? JCERT और कि इसी को क्या कह लीजिएगा? NCERT, और अंग्रेजी में हो तो CBSE, यहीं से प्रश्न आता है। तो आपको केवल टेक्स्ट बुक पढ़ना है। फालतू के जो चैनल वाले फालतू को जो आपको चीज़ दे रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दे रहे हैं, आप अभी भी समय बचा हुआ है, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो JCERT NCERT के साथ जुड़िएगा।
नहीं तो आप कहीं भी जुड़ रहे हैं तो आप जुड़ करके देखिए, लेकिन इसका नोट्स और वीडियो एक बार लास्ट परीक्षा में जाने से पहले तक देखना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। कम प्रश्न होंगे, अधिक प्रश्न यहाँ से लड़ेंगे, बस यही इसका सिद्धांत है JCERT देने का, जैक किताब पढ़ने का, इसलिए अभी कभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। क्या होता है? जिसमें राजा का शासन चलता है वो राजतंत्र होता है, ठीक है। भारत में किस प्रकार का चुनाव होता है? भारत में किस प्रकार का चुनाव होता है आपको बताना है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या कोई नहीं। किस प्रकार भारत में चुनाव होता है, ठीक है। ये प्रश्न आपका बिहार टेट में एक बार आया है और CG टेट में एक बार आया है और MP टेट में एक बार आया है, ठीक है। तो किस प्रकार का चुनाव होता है भारत में? तो भारत में जो होता है अप्रत्यक्ष, क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव होता है। किस प्रकार का चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव होता है। राइट आंसर बी होता है। इसमें किसी को दिखाई नहीं जाता है, सीधे मतपत्र में, मतपेटी में डाल करके उसका चुनाव करते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हाथ खड़ा करके चुनते हैं वो प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब किसी मतदान विधि द्वारा हम हाथ खड़ा करके सामने किसी को नहीं चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नोट्स बनाए हुए जो खरीदते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो ये अप्रत्यक्ष होता है। अगला है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का चुनाव होता है बताना है। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में अभी भी जो है आपका जो चुनाव का सिस्टम है वो हाथ खड़ा करके किया जाता है, मतलब आँख के सामने ही उनको चुन दिया जाता है, ठीक है। तो जो सामने ही चुनाव हो गया वो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, ठीक है। जैसे अगर आप क्लास में मॉनिटर का चयन कर रहे हैं और बच्चों का हाथ खड़ा करके चुनाव करवा रहे हैं तो ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन अगर किसी मतपत्र पेटी का प्रयोग करके चुनाव करवा रहे हैं तो ये हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का चुनाव होता है? तो स्विट्जरलैंड में जो होता है आपका चुनाव वो प्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे से बंधु याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से छप रहा है, बाहर कहीं नहीं जा रहा है, बस तैयारी करते रहिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर नोट्स बना हुआ है। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने सामने सीधे खड़े होकर शासक को चुनती है, ठीक है। मतलब सीधा खड़ा होकर या सीधा सामने ही हाथ खड़ा करके यदि अपने शासक का चुनाव कोई कर रहा है तो वो आपका है प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन गुप्त मतदान विधि द्वारा जो चुनाव कर रहा है तो वो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में किस प्रकार का चुनाव की पद्धति है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में किस प्रकार के चुनाव की पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है, जरूर कमेंट करेंगे। अगला है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में मध्याह्न भोजन से प्रश्न आ रहा है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन जो है वो किसके द्वारा संचालित है? तो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा संचालित किया गया है, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ये झारखंड टेट का भी पूछा गया प्रश्न है, झारखंड टेट का भी पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ये प्रश्न 2016 में आया हुआ था और बिहार टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, CG टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, U टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, याद करके जाइएगा, ठीक है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल। तो मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम जो है लागू किया गया और तमिलनाडु में। कहाँ लागू किया गया है? तमिलनाडु में लागू किया गया है, याद रख लीजिएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना का लागू करने का उद्देश्य क्या है? यह भी आपका आया बिहार टेट, CG टेट, UP टेट, सब में एक बार आया है। मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया? बच्चों का नामांकन बढ़ाने, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने, या सभी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए सभी, क्योंकि मध्याह्न भोजन का उद्देश्य था बच्चों का नामांकन बढ़ाना, बच्चों का उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करना, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, क्लियर। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया, ठीक है।
पूरे देश में एक साथ कब लागू किया गया? सबसे पहले तो लागू हुआ तमिलनाडु में, जहाँ से इसका मैंने देखा गया कि क्या इसमें प्रोग्रेस होता है। तो सबसे पहले लागू हुआ कहाँ मध्याह्न भोजन योजना? तो तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। और मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में 2000 था। अब पूरे देश में कब लागू कर दिया गया? जब तमिलनाडु में सक्सेसफुल हुआ, तो वो है आपका 2001 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 2001 ईस्वी में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? समानता का प्रावधान है, यानी सभी नागरिक आपस में समान है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18, ठीक है। तो किस में समानता का प्रावधान है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 15 में आपका समानता का प्रावधान है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। अमेरिका गांधी कहा जाता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग, डॉक्टर परवीन लूथर किंग, ठीक है। अमेरिका का गांधी किसको कहा जाता है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न ये बिहार टेट में एक बार पूछा गया है और यूपी टेट में एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका गांधी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, ठीक है। 1964 में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दिया है 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, इनको किया गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। और किसके लिए? तो विश्व शांति के लिए। किसके लिए? विश्व शांति के लिए। और कब? तो 1964 में, ठीक है। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? भारत कब गणतांत्रिक देश बना आपको बताना है। 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? तो देखिए भारत जो गणतांत्रिक देश बना वो आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतांत्रिक देश बना। ये प्रश्न आपको सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए, इसीलिए हम राज्य का नाम नहीं दे रहे हैं। लगभग सभी राज्य रखिए और झारखंड राज्य में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता है, क्या है? अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है आपका अनेकता में एकता, ठीक है। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक ही है कि यहाँ पर अनेकता होते हुए भी एकता पाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपको सबसे अधिक यूपी टेट में पूछा है, ठीक है। उसके बाद बंगाल टेट में पूछा है, उसके बाद उड़ीसा टेट में पूछा है, उसके बाद मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा ना, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यह लगभग आने वाला है। अब बता दें, देखिए आपको यहाँ पर जो अभी बता देते हैं 500 कैंडिडेट के लिए 500 रुपये में जोड़ा जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत काफ़ी वृद्धि हुई है। तो फिर से ऑफर दिया गया है 500 कैंडिडेट के लिए 500 रुपया। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ते हैं तो आपके लिए राशि बढ़ा दी जाएगी 700 रुपये। इसलिए आप आज वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है आपको बताना है, ठीक है। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो यहाँ पर पहला किसको माना जाता है? चीन को। और दूसरा फिर हम लोग किसको मानते हैं? भारत को। किसको मानते हैं? भारत को। तो दूसरा सबसे बड़ा देश में कौन आ जाएगा? आपका भारत आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भारत आ जाएगा। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है अब तक के एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में हो सके कि आ सकता है, इसलिए आप सभी अवश्य इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका, चीन, भारत या ब्राज़ील, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको 1001 बार अब तक के एग्जाम में पूछ दिया गया है। आप जितना भी सोचिएगा उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न छोटे छोटे आ जाते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए सब प्रश्न को आपको देख के जाना है जितना JCERT में छपा हुआ है, ठीक है। तो आपको सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर हम तैयारी करवा दे रहे हैं और उसी तरह का करवा रहे हैं जिस तरह का शिक्षक पात्रता परीक्षा में आता है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराने के लिए आपको यहाँ से आपको बता देते हैं
कि आप कहीं भी कोचिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप JCERT का नोट्स और इसका छोटा छोटा वीडियो जो आपको हम दे रहे हैं वो तो ज़रूर देखना मत भूलाइएगा भाई। नहीं तो यहाँ से अगर आप JCERT को देख नहीं जाइएगा ना, तो आपको देखिएगा 10 नंबर 15 नंबर जो बढ़ना था वो कम हो जाएगा। इसलिए इसको एकदम बना करके ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है आपको। ये भी प्रश्न 1000 एक बार आएगा। मैं सारे प्रश्न ही इसका समझिए कि इस चैप्टर में जितना है सब के सब इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। 32,87,205, 32,87,263, 32,87,163, 32,87,563, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं इसको कैसे लिखता है लोग, तो लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोनों पर गौर कीजिएगा, वही चीज़ है, ठीक है। 32.8 यहाँ से हो गया, वर्ग किलोमीटर लिखता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। क्लियर हो गया। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह प्रश्न सभी राज्यों में पूछा गया है, आपके झारखंड राज्य में भी प्रश्न आ गया है, ठीक है। कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, वायु, जल, मिट्टी या सभी, ठीक है। तो देखिए वैसे संसाधन जिसका नवीकरण, जिसको दोबारा बहुत ही जल्द निर्माण हो जाता है, बहुत जल्द ही बन जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। वायु का निर्माण हर समय होते रहता है, इसकी तो समाप्ति ही नहीं जाएगी, इसके समाप्ति के बाद मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह जो है नवीकरणीय है। जल जो होता है एक जल चक्र चलते रहता है, कभी समाप्त होता है और बहुत जल्द उसी सीजन में फिर से वह आ भी जाता है, इसलिए नवीकरणीय है। मिट्टी का भी वही बात है, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्दी निर्माण किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतिहास का 6 to 8 तक का पूरा कंप्लीट एक वीडियो क्लास वाइज कर दिया गया है, और इतिहास का ऐसा 10 ट्रिक से आपको 1000 प्रश्न याद करवा दिया गया है। तो सारा वीडियो लेना नहीं भूलिएगा, सारा नोट्स लेना नहीं भूलिएगा। बस कुछ ही दिनों में आपको सारे सब्जेक्ट का 10 तक का कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जुड़ जाइए जितना जल्दी, क्योंकि समय निकलते जा रहा है और आप जुड़ेंगे नहीं तो ये जो आपका, देखिए अभी समझिए आपका ये अभी ही पढ़ने का समय है, उस दिन से तो इंतजार कर रहे हैं। यही क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि बहुत चीप रेट पर आपको हम ही दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर आपको नहीं है। सिर्फ यहाँ का क्लास आप देख लीजिएगा ना, तो सभी क्लास से आपको रिमूव होना पड़ेगा, समझ गए। तो इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो वैसा संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, ये सब हर समय नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और ये प्रश्न आपका ये परिभाषा भी इस तरह से दे करके पूछ दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया, 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी या 2018 ईस्वी, कब किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। अभी आपको बताए थे मानव निर्मित संसाधन किससे कहते हैं, आपको जानना जरूरी है, तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाइएगा, ठीक है। तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, वो सभी जाएगी मानव निर्मित संसाधन में, ठीक है। तो अब बताइए आप यहाँ पर, कैंसर उपचार की दवा किसने बनाया, मानव ने बनाया है। किसने बनाया, मानव ने। रेलगाड़ी का निर्माण किसने किया, मानव ने। सड़क का निर्माण कौन करवाता है, मानव। तो मानव के द्वारा जो चीज़ बनाया जाएगा वो सभी मानव निर्मित संसाधन में जाएगा। और यहाँ पर देखिए कैंसर उपचार के द्वारा मानव बनाया है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। रेलगाड़ी का निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया, मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया, मानव, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं,
और नदी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन है। सड़क मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है, और मानव खुद एक संसाधन है जिसको मानव संसाधन कहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन कौन है? इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है आपका नदी है। कौन सा है? नदी है। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, मंगोलिया, सीरिया या सभी जगह? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, थार मरुस्थल आपको जानते हैं ये राजस्थान में स्थित है। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? जेएसएससी में देखिए पूछा गया था, सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बिहार, गुजरात, राजस्थान या झारखंड, किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए सारंडा जो है झारखंड राज्य में है। ठीक है, झारखंड राज्य का वन है और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विशाल वन है। ठीक है, भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? जेएसएससी में 2 बार ये प्रश्न आ गया, देखिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ छिपा हुआ है? तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में छिपा हुआ है और क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में। ठीक है, मिल रहा है ना? मिल रहा है बहुत ज़्यादा। 57%, 32%, 35% या कोई नहीं। तो भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57% है। ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 23%। ठीक है, तो भारत में वन जो है कितना प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 22% पर। और होना कितना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। ठीक है, जो कि कम है यहाँ पे। अगला है भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? जो जमीन होता है उसका ऊपरी परत क्या कहलाता है? चट्टान, मृदा, खनिज या कोई नहीं। तो ये जो मेरा भूपृष्ठ है इसका ऊपरी परत जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये जो होता है उसको मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, ये प्रश्न अभी तक जेएसएससी में 4 बार ना, ये एकदम दिमाग में याद रख लीजिएगा। माइका युक्त मिट्टी किसको, या ढिवरी युक्त मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ये सभी किस कहाँ पाया जाता है? या अब्रक वाली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ये सभी जो है आपको झारखंड के कोडरमा जिले में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा जिला में आप जैसे प्रवेश कीजिएगा ना तो सारा रोड चमकता हुआ मिलेगा। सारा रोड क्या हुआ? चमकता हुआ मिलता है। चमकने का कारण क्या है? तो वहाँ पर अब्रक का खान है, अब्रक का खदान है, जिसके कारण जो भी लोग मायका ले जाते हैं उसको, अब्रक को मायका भी बोला जाता है। ठीक है, मायका बोला जाता है, उसी को माइका हम लोग बोलते हैं, उसी को ढिबरा हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढिबरा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये प्रश्न आपका जेटेट में भी आया था अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, तो माइका युक्त मिट्टी या अब्रक युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? या चमकती हुई मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? कुछ कह सकता है, वो आपको कोडरमा में डाल देना है। किस में डाल देना है? कोडरमा में। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या कुछ नहीं? देखिए अभी जब झारखंड हम आपको पढ़ाएंगे ना झारखंड, तो उसमें झारखंड जीके का 10 ऐसा ट्रिक है जिससे आपका पूरा झारखंड कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो मिट्टी वाला भी ट्रिक हम देंगे। फिलहाल इसका एक ट्रिक है, राजा साहेब जानत बड़े पलामू के जलवा लाल। ठीक पा, राजा साहेब जानत बड़े पलामू के जलवा लाल। तो राजा के सामने आएगा का ना, और राजा साहब यानी राजमहल ट्रैप, उसमें क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, इसका हम ट्रिक देंगे। आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि झारखंड जीके का ट्रिक चाहिए, आपको झारखंड जीके हम ट्रिक से यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ये भी जेएसएससी में पूछा गया है। समुच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दुग्ध मेखला जुताई या हरा वर्णक जुताई। ठीक है, तो ढाल वाले स्थान पर समुच्च रेखीय जुताई की जाती है। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं? देखिए कोई भी फसल जो होता है ना, कोई भी फसल वो मिट्टी से क्या अवशोषण करता है? नाइट्रोजन। क्या अवशोषण करता है? नाइट्रोजन। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एक ही स्थान पर लगातार एक फसल नहीं लगाना चाहिए, बदल बदल कर लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप एक ही जगह पर आपने यहाँ पर अगर फसल जो किया वो आपका जो था चना का है, तो वहाँ पर मिट्टी में क्या हो जाता है? दलहन का है, तो नाइट्रोजन की प्रधानता हो जाती है, नाइट्रोजन अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम किस तरह की फसल कर लेते हैं? वहाँ पर नाइट्रोजन जो अवशोषण करने वाला है उसमें गेहूं कर लेंगे, उसमें मक्का कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर? तो जो मिट्टी है उसका बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक फसल अगर दलहनी करते हैं तो दूसरी फसल जो है यहाँ पर हम लोग खरीफ फसल को भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला, दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? सल्फर,
कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। ठीक है, तो दलहनी पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन का पोषण ये करती है। ठीक है, किसका पोषण करती है? नाइट्रोजन का। दलहन पौधों के जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ये प्रश्न आपका जेएसएससी में 3 बार पूछ दिया गया है। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? हरा फल होता है, लेग्यूम होता है, राइजोबियम होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो दलहनी पौधों के जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या कोई नहीं। ठीक है, तो जल क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रदत्त है। अगर कम होती है तो फिर प्रकृति द्वारा यहाँ पर फिर से हो जाती है, यानी इससे जल चक्र का काम चलते रहता है। जल चक्र का काम चलते रहता है, इसलिए जल जो है आपको नवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3, 2/3, 3/4 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन, एक 2/3 भाग भी कहीं को देखने को मिलता है, कहीं पर 3/4 भाग भी देखने को मिलता है, लेकिन ये दोनों चीज एक साथ नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चाहे तो 3/4 दिया रहता है, चाहे तो 2/3 दिया हुआ रहता है। अगर दोनों भी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 3/4 में मारिएगा। ठीक है, 3/4 में मार लीजिएगा। ओके, और ये नहीं रहे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 भाग में। ठीक है, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल या सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महासागर का जल है वो कैसा है? खारा जल है। महासागरीय जल खारा जल है, इसको कहेंगे तो नमकीन जल है, और उसी को कहते हैं तो लवणीय जल। यानी तीनों कहा जाता है, खारा लवणीय भी कहा जाता है, खारा भी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो महासागर का जल आप पी नहीं सकते हैं। एक बार सैनिक लोगों ने अपनी गाथा में लिखी हुई थी कि महासागर में जल बहुत है, लेकिन पीने से भी पानी मर रहे हैं। ये सैनिक की गाथा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मर्चेंट नेवी लोग जाते हैं तो महासागर में जब भी वो क्या करते हैं, ट्रिप करके आते हैं, तो अगर उनका जो है पानी समाप्त हो जाता है तो क्या है, पानी के ढेर में ही जा रहे हैं, पानी में ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है, वो मर सकते हैं पानी के बिना। ठीक है, तो इसलिए महासागर का जल कैसा है? लवणीय है, खारा भी है, नमकीन भी है, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। ठीक है, अगला है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय जल है? ठीक है, कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल लवणीय जल है? तो पृथ्वी पर कितना है? देखिए यहाँ पर जो महासागर में जल पाया जाता है ना, वो आपका होता है 97%। ठीक है, कितना होता है? 97% होता है वो लवणीय जल है। मतलब ये क्या है? लवणीय जल है, इसी को कहिए खारा जल है। पृथ्वी पर कितना महासागरीय जल है? ठीक है, ये सभी देखिए अब जैसे आरटी से निकल के आ रहा है और आपको लग रहा है कि हमने परीक्षा दिया था, ये प्रश्न आया था, हमसे छूटा है, तो आप लोग मिस मत कीजिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान को तो ऐसा हम यहाँ पर हलवा बना दिए हैं ना, कि चाहे आप यहाँ पर पॉलिटिकल को देखिएगा, चाहे आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी को, चाहे हिस्ट्री को, पूरा हलवा बना दे रहे हैं। 10th तक का जो आप देख लिए ना, तो यहाँ से चाहे आपका पेपर 3 में छप रहा है, चाहे पेपर 4 में छप रहा है, बता दे रहे हैं यहाँ से आपका प्रश्न अगर पेपर 4 में है तो आपको 40% भिड़ना ही भिड़ना है, और अगर पेपर 3 में है तो यहाँ से तो 60 और 70% आपको लड़ जाएगा, एकदम लड़ेगा। ठीक है, तो आप नोट्स लेना कभी नहीं भूलिएगा, और पढ़ना जितना भी हो सके जल्दी जल्दी लेकर के पढ़ लीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर कितना भाग अलवणीय जल या मीठा जल होता है? देखिए लवणीय, लवणीय क्या होता है? लवणीय, लवणीय मतलब क्या होता है? लवण युक्त, यानी वो खारा भी होता है, वो नमकीन भी होता है। लेकिन अलवणीय जलवरी, उसमें खारा नहीं रहेगा, नमकीन नहीं रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं मीठा जल। क्या कहते हैं? मीठा जल, जो हम लोग किसका, तो पीने के काम में उपयोग लाते हैं। ठीक है, तो पीने के काम में उपयोग लाते हैं, वो कितना परसेंट है? 4%, 5%, 2% या 2.7%। देखिए ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जो टीचर बनने के लिए था ना, तो ये आपको 2008 में भी आया हुआ था। ठीक है, 2008 का एग्जाम हुआ उसमें भी आया, 2012 का एग्जाम हुआ उसमें भी आया, और यहाँ पर अभी जेटेट में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया था। ठीक है, तो ये जल वाला चैप्टर जो है ना, आप देख ही लीजिएगा, एकदम एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो अब देखिए अलवणीय जल या मीठा जल कितना है? ठीक है, तो देखिए इसका जो परसेंटेज है ना, ऐसे 3% होगा, लेकिन आपको 3% बहुत कम देता है, आपको देगा 2.5 या 2.6 या 2.7, इस तरह का नज़दीकी देगा। तो याद रखिएगा 2.5 से लेके 2.9 के बीच वाला जो है उसको आप टेकिंग करिएगा, नहीं तो ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करता है। यानी 4%, 2%, 3% और देगा यहाँ पर 6%, तो 3% वाला कर लीजिएगा, लेकिन ये 2.5 से 2.9 के बीच में एक ऑप्शन देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदाहरित वन के नाम से जानते हैं। एक साथ जो है सभी पत्तियों को नहीं गिराती, वो धीरे धीरे गिरते रहता है। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों की किसी विशेष ऋतु एक साथ गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं, जो एक ही साथ अपने सारे पत्तियों को गिरा देते हैं और एक ही साथ वहां पर फिर से पत्तियां निकलती है उसमें। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं। MVVI प्रश्न इसको है। ठीक है, 1001 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो पूछा कैसा है? तो जो जंगल में आग लगना, और एगो पूछता पेट में आग लगना को क्या कहते हैं? पेट में आग लगना को क्या कहते हैं? और दूसरा पूछता है जंगल में आग लगना को क्या कहते हैं? ठीक है, एकदम याद रखिएगा, जंगल में आग लगना को क्या कहते हैं और पेट में आग लगना को क्या कहते हैं। 2 प्रश्न एकदम 100% छप जाता है। ठीक है, तो देखिए पेट में जो आग लगता है ना, पेट में, तो पेट में हम लोग का पाया जाता है, देखिए बड़ी आंत। क्या पाया जाता है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत पाया जाता है, इसलिए ब से बड़वा नल याद रखिएगा, बड़वा नल याद रखिएगा जी। ठीक है, क्या याद रख लीजिएगा आप लोग? बड़वा नल। पेट में आग लगता है तो पेट में बड़ी आंत पाया जाता है और बड़ी में ब है, इसलिए इसको याद रखिएगा, बड़वा नल। एकदम क्लियर इसको कर लीजिएगा और ऐसी समझिएगा, नहीं तो रटने वाला जो है ना, बड्डी लोग कंफ्यूज किया। और प्रश्न बार बार आपका झारखंड में तो हर बार पूछिए दे रहा है, समझे? तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जंगल में आग लगने वाले को क्या कहेंगे? इसको कैसे याद कर ले कि एकदम दिमागवा में हमार बनल रहे और हम कहीं ना भुलाएं? अब बताइए कैसे होगा? तो देखिए, जंगल में कैसे याद रखिएगा? जंगल होता है ना जी, तो जंगल में जड़ी बूटी पाया जाता है। जंगल में क्या पाया जाता है? जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी से क्या बनता है जी? दवा बनता है। ठीक है, तो जंगल में दावा वाला पेड़ पाया जाता है, तो दावा वाला पाया जाएगा तो ओकरा क्या कहेंगे? दावा वाला के कहेंगे दावा नल। याद हो गया? दावा वाला के क्या कहेंगे? दावा नल। जंगल में तो एकदम याद रखिएगा, जंगल में क्या मिलता है? तो जंगल में क्या मिलता है? दावा। जंगल में क्या मिलता है? दावा। ठीक है, जंगल में पेड़ जड़ी बूटी होता है, जंगल में जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटी से मिलता है दावा, और उसी को हम कहेंगे दावा नल। उसी को क्या कहेंगे? दावा नल। याद हो गया एकदम कंफर्म? तो देखिए, तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। एकदम यहाँ से एक प्रश्न छप रहा है। अब बताइए, इसी तरह से जैसे हटेगा हम सारा चीज आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज अगर 10वां तक आप कर लेते हैं, तो देखिए कोई आप बाजारू किताब लिए होंगे, आज हम आपको 100% मुहर मार के दे देते हैं। कोई आप बाजारू किताब लिए होंगे और खूब रटे होंगे, लेकिन इस तरह से आपको कहीं भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम आपको यहाँ पर PDF भी दे दे रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर इसका क्लास भी दे दे रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए इतना चीप रेट में? तो आप सभी अभी अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत जुड़ जाइए, और जितना भी समय है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, सब कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट, कि आपको यहाँ पर स्कोर बढ़ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।